ठीक है, टॉपिक डालिए। ठीक है, वेक्टर्स। टॉपिक एक्चुअल में होता है पता है क्या? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, पूरे क्लास में कोई बता सकता है ये टॉपिक मतलब पढ़ना क्यों पड़ता है? स्केलर और वेक्टर होता क्या है? कोई भी? बताइए। क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए होता है। और कोई कुछ बोलना चाहो अगर तो? क्वांटिटी का टाइप। और कुछ? जैसे कि समझो ध्यान से, हाँ, ये टॉपिक 11th का ही है, लेकिन तुम लोग को 9th में इसका थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना है, और इसका हल्का सा बेसिक्स अगर पढ़ लोगे तो आगे क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। जैसे कि फिजिक्स में हम लोग कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का बात करते हैं, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा मास कितना है, तो फिजिक्स में मास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। कितना मास? जैसे पूछते हैं ना मास कितना है। अब इस मास का जो आंसर देते हैं हम लोग, जैसे हम अगर सिंपल पूछे कि आपका कितना मास है, 40 kg, तो ये आंसर दिया 40 kg। ये केजी क्या है? यूनिट है उसका, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, यूनिट्स जो बोले थे। इस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ा, सिर्फ एक वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए तुमको सिर्फ एक वैल्यू का हेल्प लेना पड़ा, उस फिजिकल क्वांटिटी किस कैटेगरी में आता है? स्केलर। यानी स्केलर एक कैटेगरी बन गया उस। अगर आपको स्केलर के कैटेगरी में जाना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर के कैटेगरी में जाना होगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ हमको एक चीज का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा, फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं फोर्स। जब भी फोर्स तुम अभी तक ड्रॉ किए होगे, कभी भी फोर्स तुम लोग ड्रॉ किए होगे, तो फोर्स खाली वहां 10 न्यूटन ऐसे लिख देते हो, या उसके साथ एक डायरेक्शन बनाते हो? डायरेक्शन ही बनाते होगे। यानी अगर हम किसी पे पूछे, जैसे हम इसी पर पूछे कि तुम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट जो लग रहा है, mg जिसको बोलते हैं, तो उसका वैल्यू तो होता है कि m/g, लेकिन वो mg किधर लगता है? डाउनवर्ड्स, यानी साथ में एक डायरेक्शन देते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का हेल्प लेना पड़े, तो उस फिजिकल क्वांटिटी किस कैटेगरी में जाएगा? वेक्टर्स। समझ में आया? यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लेना पड़े, वो फिजिकल क्वांटिटी किस कैटेगरी में? स्केलर। और जिसमें हमको मैग्नीट्यूड और साथ में क्या? डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करना पड़े, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर का डेफिनेशन लिखिए। लिखो, स्केलर का डेफिनेशन लिखो। लिखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर्स में लिखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude, any physical quantity having only magnitude, having only magnitude। ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, स्केलर्स में क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर के कैटेगरी में आता है, बताओ? क्या क्या? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, और बताइए? मास। और फिजिक्स में कितना क्वांटिटी पढ़े हो? क्लास 8 तक कितना पढ़े हो? क्या? तो मेनी में कौन सा? और बताओ? प्रेशर, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, और बताइए?
चलिए, तो इतना ही याद है। हाँ, टेम्परेचर और ठीक है, तो इतना सारा एग्जांपल अभी लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो भी आएगा उसको देखता जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए वेक्टर्स। पहले वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखिए। वेक्टर्स का डेफिनेशन, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी having magnitude as well as direction, having magnitude as well as direction। इसके एग्जांपल में क्या आएगा? फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट। अब देखो ये एक चीज, जो ये करंट है ना, वो करंट आता है किस कैटेगरी में? स्केलर। और ये बहुत, इसको स्टार मार्क करके रखना, करंट को। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि करंट स्केलर में क्यों जाता है। ठीक है। अच्छा, तुम लोग से पूछना, तुम लोग को पूछना चाहिए था, जब भी लोग करंट दिखाते हैं तो याद है ऐसे एरो देके 2 एम्पियर लिखते हैं। तो जब इसमें एक वैल्यू है साथ में डायरेक्शन भी है, तो इसको हम स्केलर के कैटेगरी में क्यों रखते हैं? इसलिए हम इसमें स्टार मार्क करवाएं। इस करंट को बढ़िया से पढ़ना है कि ये स्केलर में क्यों आता है। ठीक है, और बताइए। मोमेंटम, फोर्स हो गया, क्या क्या? रेजिस्टेंस इसमें आएगा। अब वो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एक ही बात हो गया। और बताइए, बताओ। अच्छा, इसका, इस वर्ड का नाम सुने हो? टॉर्क सुने हो ना? ये भी किस कैटेगरी में आता है? वेक्टर। चलिए, इतना इतना चीज पहले लिख लीजिए, फिर धीरे 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 पढ़ते रहेंगे कि हाँ, एक्चुअली वेट क्या है? फोर्स। तो फोर्स तो हम ऐसे ही लिख चुके हैं। चलो, हो गया, उतार लिए। अब खड़ा हो जाए, उसके पीछे बैठ जाएंगे। अकेले बैठोगे, अच्छे से पढ़ोगे। चलो, लिख देखिए, ये जो वर्ड स्केलर है ना, ये स्केलर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए स्केलर पढ़ना नहीं रहता। हम लोग को पढ़ना क्या पड़ता है? वेक्टर्स। क्यों नहीं पढ़ना रहता है स्केलर? जैसे कोई भी तुमसे पूछे कि स्केलर में 2+3 कितना होता है, तो यहाँ सबको पता है कितना होता है? 5। 5 - 8 कितना होता है? तो यानी कि हमको एडिशन, अरे क्या नाम है तेरा, हम क्लास से बाहर ही भेज देते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़। एडिशन, ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन भी पूछा जाए तो भी आता है। यानी कि स्केलर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस बार हमको स्केलर पढ़ना नहीं रहता। हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? वेक्टर्स। और क्या पढ़ना पड़ता है? अगर हम तुमसे ऐसे ही सवाल पूछें कि 2 न्यूटन फोर्स हम लगाएं इधर, और 2 न्यूटन, या इधर लगाएं कुछ 6 न्यूटन फोर्स, और हम पूछे कि अब बताओ टोटल फोर्स कितना, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इधर 2 इधर 6, तो टोटल कितना होना चाहिए? 8। पर ऐसा नहीं होता। यानी कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी और क्या है? डायरेक्शन। तो जब वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हमको मैग्नीट्यूड भी ऐड करना और साथ में डायरेक्शन।
तो हमको वेक्टर्स में सीखना ये है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को दोनों को कैसे ऐड करते हैं। यानी कि अगर कोई बोले कि 2 और 6 का आंसर यहाँ 8 है तो ये गलत आंसर हुआ। आगे जाके पढ़ेंगे कि ये दोनों का जो फोर्स होता है वो नेट फोर्स इधर आता है और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रूट अंडर कितना 40। तो ये आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, टॉपिक डालिए वेक्टर्स। स्केलर पढ़ना नहीं है, स्केलर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि ये वेक्टर्स दिया हुआ है ना स्केलर दिया हुआ है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स है। तो सबसे पहले वेक्टर्स को पहचानने का तरीका फर्स्ट लिखिए बाय सिंबल। कि सिंबल से पहचान लेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर। कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मान के चलो ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके ऊपर आपको ऐसा एरो दिख गया, जैसे आज के बाद अगर हम फोर्स लिखेंगे तो खाली एफ नहीं लिखेंगे, एफ के ऊपर क्या बनाएंगे एरो। क्योंकि हमको ये एरो इसलिए बनाना क्योंकि फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर। यानी सिंबल में कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए तो आप बोलिएगा कि ये जो ए है, ए इज फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है ये, विच इज वेक्टर। यानी वेक्टर का पहचान ही यही है कि किसी के ऊपर अगर ऐसा एरो लग जाए तो समझ जाना कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। इसको नोट डाउन करिए। यानी कि वेलोसिटी को लिखेंगे वी वेक्टर, देखो इधर देखो, वेलोसिटी वी वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन ए वेक्टर हो गया, फोर्स एफ वेक्टर हो गया, इस टाइप से लिखना है। ठंडा लग रहा है ना उसको। तो क्या फोन, किसका फोन आ रहा है इतना? मम्मी को बोल के नहीं आए क्या? मम्मी को बोल के नहीं आए? तो आते के साथ ही बोल देना चाहिए कि पहुंच गए हैं। उठा के बोल दो कि मम्मी पहुंच गए हैं, मेरा पता चला मम्मी यहीं आ गई। हाँ, चलिए ये हो गया। तो वेक्टर्स का पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, सिंबल। ठीक है, दूसरा तरीका सेकंड लिखिए, लो बाय डायग्राम। डायग्राम से कैसे पता करेंगे, यानी किसी भी फोर्स को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर को हम एक लाइन और एक एरो से डिनोट करेंगे, कोई भी वेक्टर को, जिसमें ये जो लाइन होगा इस लाइन का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। ये लेंथ बताएगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और वो एरो क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक डायग्राम के थ्रू, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। अगर ये दो डायग्राम आपको दिया हुआ है और हम पूछे कि ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तुमसे अगर हम पूछें कि इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, ए का। कैसे पता चला, लेंथ से। यानी सिंपल देखेंगे, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग, सेम है। तो डायरेक्शन हम किससे देख रहे हैं, एरो से। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, लेंथ मैग्नीट्यूड एरो उसका डायरेक्शन। ये हो गया डायग्राम के थ्रू पता करना। कर लिए? हाँ,
हो गया नोट डाउन यहां तक? तो लेंथ उसका बताएगा मैग्नीट्यूड और एरो क्या बताएगा उसका डायरेक्शन। एक और मेथड है बाय मैथमेटिक्स, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि मैथ्स में हम ऐसा लिख देंगे, जैसे आगे जाके पढ़ेंगे मैथ्स में ऐसा लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, इसी से समझ जाएंगे कि वो वेक्टर किधर होगा। और थर्ड वाला सबसे लास्ट पढ़ना है, तो अभी हम लोग को पढ़ना है सबसे डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू इसलिए पढ़ना है, याद करिए बचपन में आपको एडिशन कैसे सिखाया गया था, कैसे सिखाया था स्कूल में, एकदम बचपन में छोटा में, या तो सबसे सबसे पहले उंगली से भी नहीं, सबसे पहले ऐसे सिखाया गया होगा कि 2+3 कैसे होता है, तो डायग्राम के थ्रू। ऐसे तो उंगली में हम समझ जाते थे, लेकिन डायग्राम के थ्रू कैसे सिखाया जाता था, तो सर बोलते थे ना कि पहले इधर 2 डंडी बना लो और फिर यहाँ 3 डंडी बनाओ और फिर गिनो 1 2 3 4 5 और ऐसे आंसर लिखते थे यहाँ 5। पहले ये तरीका था डायग्राम के थ्रू। तो समझो अभी भी तुम लोग वेक्टर्स जो पढ़ रहे हो ना, तो एकदम बचपन से ही पढ़ रहे हो, तो बचपन से ही अगर पढ़ना रहता तो हम डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है। तो उसी को समझने के लिए सबसे लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर सबसे पहले। अच्छा, एक टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले, टाइप्स ऑफ वेक्टर के पहले, अच्छा, कहीं अगर ऐसा लिखा मिले तो आपको क्या समझना है, कौन वेक्टर है? ए इज अ वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड। कभी कभी तुमको ऐसा दिखाई मिलेगा, इसको मॉड बोलते हैं ना। अगर ऐसा दिखाई मिले तो समझ जाना कि ए जो वेक्टर है ना, उसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसका मतलब कि अगर ऐसे 2 सिंगल लाइन मॉड लगा दिए तो यानी समझ जाना कि ये ए वेक्टर का सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। लिख लो इसको नोट में, इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ओनली। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा और कुछ नहीं। हो गया। अब लिखे टाइप्स ऑफ वेक्टर। कुछ कुछ टाइप्स का हम लोग वेक्टर पढ़ लेते हैं। पहला टाइप लिखो इक्वल वेक्टर। पहला टाइप लिखे इक्वल। अच्छा, 2 वेक्टर अगर इक्वल है इसका मतलब बोथ आर सेम, लिट, खाली मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन, अच्छा, कैन बी अपोजिट, और ये लिखिए वहां पर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो वेक्टर सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी, तभी हम बोलेंगे दोनों वेक्टर्स बराबर है। देखिए वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। अच्छा, अगर इसको हमको डायग्राम के थ्रू दिखाना है कि ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, दोनों का लेंथ भी सेम दिख रहा होगा और दोनों का डायरेक्शन भी, तो ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, दोनों क्या है, इक्वल। और अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये तो लिख ही सकते हैं। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी दोनों यहाँ सही है। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट लिखिए नेगेटिव वेक्टर।
अच्छा, जैसे 2 का नेगेटिव -2, तो एक वेक्टर का नेगेटिव क्या हो सकता है, कैसे बताएंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर नेगेटिव है? मैग्नीट्यूड अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव, डायरेक्शन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लिखिए, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जैसे कि ये रहा ए वेक्टर। अच्छा, इसको अगर नेगेटिव लिखना है, अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो सिंपल इसका नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट कर दो, लेंथ वही रखो और इसको बोलेंगे बी वेक्टर। तो हमको साफ साफ दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना होगा और डायरेक्शन। और जहां हमको पता चल गया कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बस यहाँ आपको क्या लगाना है, माइनस। ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ भी माइनस लगाना होगा? नहीं, माइनस यानी कि वेक्टर में माइनस क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन, कि भैया डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, दो टाइप का पढ़ लिए, इक्वल वेक्टर्स और दूसरा नेगेटिव वेक्टर। थर्ड लिखो, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, तुम अब खुद बताओ पैरेलल में क्या होना चाहिए? हाँ, पैरेलल होना चाहिए, वाह। देखो, फिजिक्स अगर पढ़ना है तो लिटरेचर से नहीं पढ़ सकते, पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो फिजिक्स क्या हुआ, तो लिटरेचर हो गया सिर्फ। तो फिजिक्स में हम ऐसा क्या बोले कि समझ में आ जाना चाहिए दोनों पैरेलल होना चाहिए। जैसे सबके दिमाग में ऐसा बैठ गया होगा कि पैरेलल का मतलब ये रहा ऐसा, वाह, फिर वही लिटरेचर हो गया। फिजिक्स के टर्म में बात करिए, फिजिक्स बहुत, इन दोनों में पैरेलल होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन, बस खत्म हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का कोई फंडा है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए? नहीं। पैरेलल होने के लिए सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन। लिखिए, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोलना, सेम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, बस डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, इतना ही पढ़ने के बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ अपना अपने आंसर देना है, किसी से पूछना नहीं। स्टेटमेंट लिखिए, आपको सिर्फ बताना ट्रू या फॉल्स। यहां तक लिख लिया ना सब लोग? लिखिए, स्टेटमेंट में लिखिए, पहला स्टेटमेंट, ऑल इक्वल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। ट्रू, फॉल्स? ट्रू होगा ना, क्योंकि इक्वल में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन, और पैरेलल में सिर्फ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कि हर इक्वल वेक्टर किस कैटेगरी में आएगा, पैरेलल। लेकिन अगर इसी को उल्टा लिखा रहता तो तब वो क्या आंसर होता, फॉल्स। इसमें लिखिए ट्रू। लिख लिए? कितना टाइप हो गया, 3, इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल। एक और लिखिए, नल वेक्टर, और सिर्फ 2 पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, वरना 11th पे क्या ही पढ़ोगे फिर। नल वेक्टर्स,
इस नाम से सुन के कुछ क्या लग रहा है कि नल वेक्टर क्या होना चाहिए? है एक वेक्टर है जो कुछ नहीं है, तो क्या कुछ नहीं है? मैग्नीट्यूड। अच्छा मेरे को ये बताओ, नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड जीरो। डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम क्लियर। हम सीधा आंसर कितने लोग को। अच्छा, नल का मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, ये तो कंफर्म हो गया कि भैया उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोगों का कहना है कि होना चाहिए? नहीं, फिर वही बात। आंसर एकदम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोगों का कहना है कि होना चाहिए? और कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर, जब है ही नहीं, वेक्टर ही नहीं है, तो काहे का डायरेक्शन, फिर खत्म करिए इसको। कितना? एक बस? दो? तीन? ठीक है। जाहिर से वो सही बोला, वो क्या बोला तुम? काहे से होगा जब उसको हम वेक्टर बोल ही रहे हैं, नल वेक्टर। हाँ। अच्छा एक मिनट, अगर डायरेक्शन नहीं होता तो मैग्नीट्यूड इसका जीरो है, सिर्फ जीरो, तो किस कैटेगरी में चला जाता? स्केलर। अब तुम लोग को लग रहा होगा अगर मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन है, क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो कोई? अच्छा खाली पॉइंट। हाँ खाली मतलब एक पॉइंट। और डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? एक एरो ऐसे दिखा देंगे ले। हाँ मतलब नहीं। अच्छा खाली एरो कि भैया ये लो या ये लो, है ना? ऐसे ही। ठीक है, ये स्पेशल इसलिए है लिखे उसमें, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो बट हैविंग सम डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो बट हैविंग सम डायरेक्शन। डायरेक्शन तो होना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं हुआ तो वेक्टर के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, और नोट में लिखिए, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो बोले कि सर जब ये कुछ है ही नहीं, रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो फालतू का इसको पढ़ने का फायदा। ठीक है, तो फायदा कहाँ है आप वो बताते हैं। हाँ, स्किप कर दें कि पढ़ने का फायदा है ही नहीं। अगर हम तुमसे पूछे 2 - 2 कितना, आंसर? जीरो। बहुत बढ़िया। अब हम तुमसे पूछे ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका आंसर? अब देखो, जीरो अगर हम बोल दिए, एक वेक्टर को ऐड करेंगे चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको वेक्टर ही मिलेगा। तो अगर a माइनस ए अगर हम जीरो बोल रहे हैं, तो जीरो स्केलर है कि वेक्टर है? जीरो तो क्या है, स्केलर है। इसका मतलब यहां पर आप सिंपल ये समझो कि यहां हम जीरो ना बोल के हमको क्या बोलना है? नल वेक्टर। यानी आज के बाद इस वेक्टर के चैप्टर में हमको जीरो बोलना ही नहीं, भले तुम अपने आप बोल सकते हो हाँ भाई ये जीरो हो गया, पर अगर तुमसे कोई पूछे कि a माइनस ए कितना होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? नल वेक्टर। अब इसका एक एग्जाम्पल ही बोल बता देते हैं कि सर एक एग्जाम्पल अगर देना हो नल वेक्टर का। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप एक रेस में बैठे हो दौड़ने के लिए, ड्राइंग क्लास स्किप करने से यही होता है। ठीक है, तो मान के चलिए आप एक रेस में बैठ गए, है ना, कि भाई आपको दौड़ना है। हाँ वो लेट गया, जैसा भी जो समझो, है ना। हाँ। अच्छा उस समय अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, यानी कि स्पीड कितना है, जैसे स्टार्ट करोगे उसमें स्पीड कितना है? जीरो। पर तुमको भागना किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन फिक्स है। इसका मतलब डायरेक्शन तो है मेरे पास, लेकिन उस समय मेरा स्पीड कितना है? जीरो। तो बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है नल वेक्टर का। समझ में आया? और नल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको बस लाए इसलिए है कि भैया कहीं जीरो ना बोलना पड़े, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए लास्ट, यूनिट वेक्टर।
और ये यूनिट वेक्टर इतना खास इसलिए है, ठीक है, कि इसका अपना ही अलग पहचान है, इतना खास है ये। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिले तो क्या बोलेंगे? एक वेक्टर। आपको कभी ऐसा दिखाई मिलेगा ए के ऊपर एक ऐसा कैप, कैप बोलते हैं, टोपी जो होता है ना पहनने वाला, तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ए कैप, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। तो कहीं आपको ऐसा दिखाई मिले कि ए के ऊपर एक कैप लगा हो, तो समझ जाना कि एक स्पेशल आदमी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर तो है, पर स्पेशल क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का खासियत क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है? 1। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, अच्छा डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, तभी ना वो वेक्टर कैटेगरी में। इसका मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 हो जाता है, उस वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यानी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट, 1 यूनिट, is known as unit vector. और इसका सिंबल लिख लेना, ये वाला याद करो। अभी हम मैथ्स में कुछ लिखे थे ना, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये सब जो लिख रहा है ना i कैप, ये क्या लिख रहे हैं? j कैप। ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ लिख लिख हाँ, इसका i का वैल्यू 1 है, j का भी वैल्यू 1। अभी i j के क्या लिखते हैं सब आगे पता चलेगा, अभी सब में स्ट्रेस मत दो। i कौन है? अच्छा, वो आयोटा, तो उसको क्या बोलते हैं? खाली आई जानते हो बस? चलिए कोई बात नहीं, वो आई और ये आई अलग अलग चीज है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। तो हम लोग कितना टाइप सीख लिए फटाफट? 5, बस यही 5 सीखना, इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, नल और यूनिट, इतना काफी है, ठीक है। अब डालिए कि अब हम लोग को जोड़ना सीखना है। लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय डायग्राम मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर कि डायग्राम के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, और तुम लोग को हम एक फैक्ट भी समझाएंगे कि कैसे ये सब सही होता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई 2 वेक्टर्स लेते हैं, पहले आराम से देख लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे इस चीज को। मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है एक ए वेक्टर और एक दिया हुआ है कौन सा? बी वेक्टर। बोला ना कि दोनों को जोड़ के दिखा दो। रूल एक बार बताएंगे, ध्यान से समझना, एकदम एक गेम की तरह है छोटा सा। अगर हमको बोला जाए कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करिए, तो सबसे पहले आप ए वेक्टर को ऐसे उठाना, यहां से ऐसे पकड़ना, इसको उठेगा तो नहीं, बस मन में सोचना कि इसको ऐसे पकड़े हैं, उठाए हैं, ऐसे इसको घुमाएंगे नहीं। अच्छा बताओ, अगर इस वेक्टर को हल्का सा घुमा दिए, ये वही वेक्टर रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना, इसी ए वेक्टर को लाना और यहाँ रख देना। तो ये रहा ए वेक्टर, रख दिए। अब दूसरे वेक्टर बी वेक्टर को ऐसे उठाएंगे और इसके हेड पे रख देंगे ऐसे, तो यहां से हो गया बी वेक्टर। यानी दूसरे वेक्टर को किसके हेड पे रखना है? पहले वाले के। अब कुछ नहीं करना है, यहां से ए का टेल से इसके हेड तक ज्वाइन कर देना है, तो यही मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये कुछ नया वेक्टर हो जाएगा, कौन सा? सी वेक्टर। इसी को बोलते हैं हेड टेल मेथड। क्या 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 क्या? एंगल मतलब ये वाला, मतलब ये वाला एंगल। हम क्या बोले, इसको घुमाना नहीं है, तो जब तक नहीं घूमेगा तब तक एंगल सेम रहेगा। इसको ऐसे जस्ट उठा देना है, ठीक है। आगे समझो ध्यान से। हाँ, अगर हमको कोई बोले कि नहीं, हमको a प्लस बी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? b प्लस ए, तो सबसे पहले किस वेक्टर को उठाना है? b को। तो b को पहले यहां रख ले। अब किसको उठा के किसके हेड पे? a को उठा के b के हेड पे, और लास्ट में यहां से ऐसे ज्वाइन कर देना, b वेक्टर प्लस a वेक्टर। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों, ये जो है ये वाला और ये वाला, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है।
अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम प्रूफ भी कर देंगे कि ये सेम दिखेगा, आगे जाके प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, लगभग ये सेम ही आएगा। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, हम आगे प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों सेम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। और और भी सुन लो, एक ही बार समझ लो। क्या यहाँ एक ट्राइंगल बना? तो इसी को बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी एक पैरेललोग्राम भी बनेगा, तो वहां उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? हेटेल मेथड। किसी को समझने में दिक्कत? चलिए इसको नोट डाउन करो अच्छे से। देखिए पैकेज, हो गया? उतार लिए? हम कुछ दें बनाने के लिए? जल्दी बनाओ तो। अच्छा एक काम करना था हमको, ये प्रूफ करना था कि ये वाला चीज और ये वाला चीज एग्जैक्टली क्या है, सेम। बस ये ला प्रूफ कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम a प्लस बी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया a वेक्टर, इसके हेड से हो गया b वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोल दिए कि ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अब एक समय के लिए ऐसा सोचो कि यहाँ कुछ हम ड्रॉ ही नहीं किए हैं, एक समय के लिए सोचना है। और अब हम ऐड करेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो सबसे पहले किस वेक्टर को उठाएं? बी को। हम जानबूझ के बी को यहां से बनाएंगे, जानबूझ के। ठीक है, अभी नहीं सोचना है कि यहाँ कुछ है, हम बी को यहीं से स्टार्ट किए। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये बी और ये बी दोनों अगर सेम है तो दोनों पैरेलल दिखेगा कि एंटी पैरेलल दिखेगा? मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होगा। अब इसी के हेड से हम क्या बनाएंगे? ए। तो ये और ये भी सेम दिखेगा। तब मेरे को बताओ कि अगर हम यहां से यहां तक अगर हम ज्वाइन किए ऊपर वाले को देख के, तो उसको हम a प्लस बी बोले कि b प्लस ए? b प्लस ए। अब अगर हम सबको एक साथ देखें तो क्या a प्लस बी इधर से और ऊपर से b प्लस ए दोनों सेम दिख रहा है कि अलग दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि आज के बाद जैसे 2+3 और 3+2 दोनों इक्वल होता है, उसी तरह वेक्टर्स में भी a को b के साथ जोड़ो चाहे b को a के साथ जोड़ो, दोनों क्या आता है? सेम। ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। लिख लो इसको अच्छे से। यहाँ अच्छे से लिख लो, वेक्टर एडिशन। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन का भी पूछ सकता है ओलंपियाड्स वगैरह में। वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ।
अच्छा, आपको यहाँ एक पैरेललोग्राम दिखा, तो ये फिर कौन सा लॉ हो गया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डेंसिटी। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझते जाओ, सब कुछ याद ही हो जाएगा यहीं पे। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अटेंडेंस, ठीक है, इतना हो गया सबका? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए कि ठीक है सर, हमको दो एडिशन करना सिखा दिए कि दो वेक्टर दिया जाए तो हम कैसे ऐड करें। ठीक है, अब मान के चलिए आपको हम ए वेक्टर दे दें, बी वेक्टर दे दें और एक और दे दें सी वेक्टर, और आपको हम बोले कि एक काम करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों को ऐड करके दिखाओ। हाउ डी आएगा हमको पता है, डायग्राम के थ्रू हमको ऐसा दिखाओ कि सर ये देखिए तीन को जोड़े और ये डी वेक्टर आया है। अब अपना दिमाग लगाना है, हम कितना लोगों को मतलब कितना जोड़ना सिखा है? सिर्फ दो। अब क्वेश्चन कितना बोल रहा है? तीन। तो अब अपना दिमाग लगाओ कि अब हमको सर अगर दो सिखाए हैं तो हम तीन को कैसे ऐड करें। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बचपन में वही करते थे, पहले दो को जोड़ते थे, फिर जो आता था उसको तीसरे के साथ जोड़ देते हैं। ट्राई करो, देखो आंसर हो सके आ जाए। अभी आपको जो समझ में आया, अभी हम मेरा हेल्प ही नहीं लेना, अभी आप खुद समझना है कि हम कैसे कर सकते हैं। ट्राई करो। करो करो, गलत हो सही हो कोई मैटर नहीं करता, बस खुद से करो। ठीक ठीक है, बनाओ जैसा जो दिल करे। ठीक, चलो बताएं फिर। चलो, तो देखो सबका लगभग आंसर ठीक ही आएगा, पर एक समझ के बनाना होता है और एक बिना समझ के। आंसर भले सेम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होता। तो एक, इधर देखो इधर, हमको करना क्या चाहिए था? जैसे सर बोले थे कि भैया हमको पहले दो जोड़ना है, तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को उठाएं, उसके हेड से कौन सा वेक्टर रखेंगे? बी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कुछ वेक्टर आया होगा, इसको बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों को जोड़ के वेक्टर मिल गया। अब इन दोनों को भूल जाओ एक समय के लिए, ठीक है? इन दोनों को जोड़ के तो हमको ये मिल गया ना। अब हमको इस वेक्टर को किसके साथ जोड़ना है? सी के साथ। तो किसको उठा के किसके हेड पे रखेंगे? सी को उठा के किसके हेड पे? ए प्लस बी के हेड पे। तो यानी कि हमको यहां पर सी वेक्टर ऐसे डालना था। इन दोनों को भूल जाओ। अब हमको यहां से लेकर यहां तक
अगर हम ऐड करें तो हमको मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आया? तो लास्ट में अब देखो, इधर देखो, अब अगर हम लास्ट में देखेंगे सर इतना फालतू का काहे कर रहे हैं, हम सीधा ए वेक्टर बनाते हैं, उसके हेड से बी, उसके हेड से सी, और लास्ट में ज्वाइन करें तो भी आंसर आता। तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, ए के हेड से बी के हेड से सी, डायरेक्ट अगर ऐसे ऐड करते रहोगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। और दो वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो यहां भी एक लॉ कहलाता है जिसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए कि बार बार दो दो करके, आप मान के चलिए 6 देगा तो बार बार दो दो थोड़ी ऐड करेंगे, सीधा 6 को ड्रॉ करेंगे। और कैसे ड्रॉ करेंगे? हेड से हेड से हेड, और लास्ट में मिला देंगे। ठीक है, एडिशन सीख लिए सब लोग। अच्छा, एक काम करते हैं, यही वेक्टर्स ए बी और सी हमको ड्रॉ करके दिखाइए तो बी प्लस सी प्लस ए। चलिए फिर से सेम वेक्टर्स, यही होगा, आपको ड्रॉ करना है बी प्लस सी प्लस ए, तुरंत रफ में ड्रॉ करना है, रफ जैसे कर सको, कोई दिक्कत नहीं। बी प्लस सी प्लस ए, बस तरीका सही होना चाहिए, रफ कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, बहुत बढ़िया। बन गया। सबसे पहले किस वेक्टर को उठाना है? बी। तो ये रहा बी, उसके हेड से सी, उसके हेड से, देखो तो सबको कुछ ऐसा मिला है। हो सके किसी का ऐसे जा रहा होगा, किसी का ऐसे जा रहा होगा, वो मैटर नहीं करता, तरीका मैटर होना चाहिए कि ये आया बी प्लस सी प्लस ए। अच्छा फिर से अगर देखो तो ए प्लस बी प्लस सी भी इसी डायरेक्शन में है, और बी प्लस सी प्लस ए भी इसी डायरेक्शन, यानी कि तुम कैसे भी जोड़ो, उल्टा पुल्टा करके जोड़ो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं। अब लिखिए सब्ट्रैक्शन, अब घटाना सीखेंगे। और अब हम सिखाएंगे नहीं, हम सीधा क्वेश्चन पूछेंगे और तुमको घटाना है। जरा देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा के घटा सकते हैं। आगे बढ़े, लिखिए ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सब लोग ट्राई करो कि सर अगर हमको जोड़ना सिखाया तो हम घटाना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम तो बताएंगे सीख जाओगे, तुम लोग सीख जाओगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक बार तुम लोग कुछ तो कोशिश करो। हमको पता है कि 99% नहीं होगा, फिर भी 1% चांस होता है कि शायद हो जाए। है? हाँ, कुछ तो बुद्धि लगाना होगा ना भाई, उल्टा पुल्टा करके इधर। देखो वो अपना दिमाग लगा के सर हेड पे सिखाए थे, हम टेल से जोड़ देंगे इस बार। कुछ तो बुद्धि लगाना होगा। अभी बोल ले, पीछे काट देंगे। जोड़ो, करो, देखो। चलो बताएं, तो सर हमको जोड़ना सिखाए तो हम घटाना कैसे है?
तो हम लोग एक बुद्धि लगाएंगे इसमें कि सबसे पहले इसको क्या मैथ्स के हिसाब से अच्छा मेरे छोड़ो, अब हो गया चलेगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अब ये सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, एक तरह से क्या हो गया, एडिशन। और अब किसको ऐड करेंगे, ए को बी के साथ करेंगे कि माइनस बी के साथ? माइनस बी। अब मेरे को ये बताओ, अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, उल्टा। बना दिए। अब ए को हम किसके साथ जोड़ेंगे, बी के साथ कि माइनस बी के साथ? माइनस बी के साथ। तो ये रहा ए वेक्टर। अच्छा कहां से बनाओगे, टेल से कि हेड से? हेड से ही, माइनस बी वेक्टर। और लास्ट में इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये मिलेगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और यहीं से आपको सोचना है कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं होता, वहां पे सिर्फ क्या होता है, एडिशन। हमको पढ़ना एडिशन ही है, बस एडिशन के हेल्प से ही सब्ट्रैक्ट कर लिए। चलिए नोट डाउन कर। कहाँ टेल पे? तुम इधर ड्रॉ कर दिया होगा, टेल पे, टेल पे इधर ऐसे भी बनाया होगा। नहीं, तुम्हारा ए माइनस बी का, अच्छा अब हेड ज्वाइन कर देंगे, फिर पता चलेगा टेल ज्वाइन। अपना कंसेप्ट एक ही रखना है, हमेशा ऐड करेंगे कहां से, हेड से, बस कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सीख लिए। अच्छा एक काम करो, यहां हम क्या निकालें, ए माइनस बी। एक बार तुम लोग ट्राई करो और बी माइनस ए ड्रॉ करो तो सब लोग। हाँ यही चीज, यही वेक्टर्स एक बार बी माइनस ए ड्रॉ करिए खुद से आप लोग। हो गया ना? अब ये देखो कि a माइनस बी जो आया था पहले और b माइनस ए जो अभी आया, वो दोनों सेम लग रहा है कि जस्ट अपोजिट लग रहा है? सेम लग रहा है। तब तुम लोग कुछ गलत, तब तुम लोग कुछ ना कुछ गलत किए फिर। सेम नहीं लग रहा? एक मिनट हम बना लेते हैं फटाफट। अच्छा बी वेक्टर किधर, पहले सबसे पहले कौन सा वेक्टर, बी। तो ये रहा बी। अच्छा बी वेक्टर के हेड से ए की माइनस ए, माइनस ए अगर इधर है तो माइनस ए किधर होगा, अपोजिट। तो यहां से यहां तक ये हो गया बी वेक्टर प्लस माइनस। अच्छा ए माइनस बी का डायरेक्शन किधर था, इधर। ए माइनस बी इधर है, तो बी माइनस ए किधर है, उल्टा। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेम है? नहीं। क्या दोनों अपोजिट है? तो अगर दोनों अपोजिट है तो बराबर लिख के क्या लगाना होगा यहाँ, माइनस। याद है, उल्टा होता था तो क्या लगाना पड़ता था, माइनस। चलिए नोट करके लिख लो। किसी को कुछ भी डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो कि सर कुछ भी डाउट हो, छोटा सा छोटा चीज भी। क्या छोटा डाउट है? नहीं। चलो तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हम सबको अब एक साथ पूछेंगे, ठीक है? उससे पहले सब पैकेज निकालो और एक क्वेश्चन फटाक से बना के दिखाओ, तुरंत बन जाना चाहिए। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 3 क्वेश्चन। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, जल्दी। हमको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, ये नहीं बैठ के 10 मिनट तक बना ही रहे हो। पेज नंबर क्या था, 31 पेज, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। ये तीनों क्वेश्चन तुरंत बन जाना चाहिए। हो गया ना, तीनों हो गया? हाँ वेरी गुड, यही स्पीड होना चाहिए कि पढ़ लिया फटाफट आंसर दे सकते हैं। देख
अपना अपना बनाओ ना, छोड़ो ना दूसरा क्या बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना आंसर तुम्हारा अपना होना चाहिए। और सबसे बनना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। हो गया ना? चलो कोई बात नहीं। इसलिए बोले अपना आंसर निकालो। आ गया सारा आंसर? चलिए ठीक है। तो कैसा है क्वेश्चन, आसान है कि टफ है? आसान। तो वही बात है, एक बार फैक्ट पढ़ लोगे ना तो तुमको सब कुछ ऐसे ही लगेगा। तो और हमको नहीं लगता है कि इसमें 2-3 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए तीनों क्वेश्चन में। अच्छा। हाँ हाँ देखो, अभी फर्स्ट टाइम है ना तो तुमको डायग्राम बनाना पड़ रहा है। धीरे 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 जैसे प्रैक्टिस करने लोगे ना तो डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे हाँ, अच्छा ए वेक्टर किधर दिया हुआ है? इस तरफ ये रहा ए वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 3, और दूसरा परपेंडिकुलर 4। ये ए दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है? बी। सबसे पहले क्या पूछा गया? ए प्लस बी। तो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर, तो ये मिल गया। देखो चार ऑप्शन में जो इधर वाला होगा वो आंसर है। अब वो 5, अच्छा वो 5 क्यों दिया है ना, इसका फैक्ट भी बता देते हैं। ये 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? बस डायरेक्शन देखना, सब निकल जाएगा। दूसरा दूसरा क्या निकालना था? ए माइनस बी। तो ए इधर हो गया और माइनस बी अपोजिट, तो ये हो गया ए माइनस बी। देखो सबका आ रहा है ये वाला, आ गया। उसके बाद कौन सा है? बी माइनस ए। तो बी का हो गया ये, और ये हो गया माइनस ए। ठीक है। और थोड़ा सा बुद्धि लगाए होगे तो ए माइनस बी जिधर होता है बी माइनस ए ठीक उसके अपोजिट होता है। ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं। तो यानी हम लोग क्या क्या सीख लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। एक क्वेश्चन अब लिखो। अब हम देखते हैं कि तुम लोग कितना और आगे पुश कर सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है ना पक्का? क्वेश्चन लिखिए। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ये रहा सी वेक्टर। आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। नहीं, रफ ड्रॉ करना है कि अगर हम 3 को ऐसे किया जाए तो कैसे करेंगे। तुरंत हो जाना चाहिए। हो गया। सी प्लस ए माइनस बी, इसको भी ड्रॉ कर लो। ये सब तुरंत खत्म करो, ये सब ड्रॉ करो। सी प्लस ए माइनस बी। भैया ना, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे बन गया। चलो ए माइनस बी माइनस सी बताते हैं। तो ए के हेड से बी उल्टा कर देना है, और सी बी को क्या कर देना है? उल्टा। तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, आ गया। लास्ट क्या है? सी। तो सी के हेड से प्लस ए,
और बी को क्या कर देना है, उल्टा। तो लगभग कुछ ऐसा रफ बन रहा है सबका, खत्म हो गया। यानी वेक्टर्स में हम लोग एडिशन भी सीख लिया और सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, एक क्लास हम लोग को और लगेगा। ठीक है, ये पूरा वेक्टर से हम लोग पढ़ लेंगे, और एक क्लास के बाद ये पूरा वेक्टर्स में जितना क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, वो सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। तुम लोग पता है, एक काम करो, जितना भी हम लोग सीखे हैं इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है पेज नंबर 36 में, पेज 36 क्वेश्चन नंबर 6, और ट्राई करो कि क्या हम लोग इस लायक हो गए हैं। देखो तो पेज 36 क्वेश्चन नंबर 6, देखो कोई आपस में डिस्कस मत करना, खुद से बनाओ और खुद को चेक करो कि क्या हम लोग उस लेवल का पहुंचे कि नहीं पहुंचे इतना पढ़ने के बाद। और समय नहीं है, समय 2 मिनट से ज्यादा नहीं, समय का भी बहुत फैक्टर है। आपको स्पीड भी मेंटेन करना और एक्यूरेसी भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मान के चलो ये। रे अपना बना, तेरा बुक कहाँ है? ठीक है, आंसर मत देखना कोई, हाँ आंसर नहीं देखना है, बना के बैठे रहना है। और देखो कि ये ओलंपियाड कब का है, AIPMT 2010। और AIPMT पता है कौन सा एग्जाम है? ये नीट का एग्जाम है, वो नीट का क्वेश्चन है वो। हाँ अभी, हाँ वो AIIMS जो लिखा है ना, वो एम्स है। नीट का पहले 2 एग्जाम होता था, AIPMT और एम्स अलग अलग एग्जाम होता था। हो गया? कौन सा आंसर आ रहा है? डी आंसर आ रहा है। इससे बोले कि पढ़ने के बाद कोई टफ नहीं है, आसान है सब, बस तुम लोग खाली पढ़ो अच्छे से। चलो बन गया, या डिस्कस करें हम? बन गया। अच्छा डी ऑप्शन ही चलो देखते हैं, D+E, डी किधर है? ऊपर, ये रहा डी वेक्टर, और ई किधर है? अपोजिट इधर, ये ई वेक्टर, तो ये मिला होगा, और ये एफ से मैच हो रहा है पूरा, तो D+E किसके बराबर होना चाहिए? एफ, तो वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब तुम खूब समझो कि 9th क्लास में भी अगर हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो 11 तक जाते 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 जाते, और हम लोग सब बनाएंगे। अभी पहला क्लास है ना, और हमको एक क्लास लगेगा या मैक्सिमम और एक क्लास, यानी टोटल 3 क्लास में ये पूरा बुक का टोटल क्वेश्चन तुम बनाओगे, हमको नहीं बनाने का जरूरत पड़ेगा, और हमको बनाना भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बना ही दिए तो फायदा नहीं है फिर। ये टोटल बुक का क्वेश्चन तुमको बनाना, और हाँ, सॉल्यूशन कभी मत मांगना किसी से। 4 बार 5 बार 6 बार जब तक ना बने, जब लगेगा कि नहीं अब बहुत हो गया और हमसे नहीं बन रहा, तब मेरे पास आना पूछने। ठीक है, देखो तुम हमसे पूछने आओगे, हमको 2 मिनट लगेगा, हम उसको बता देंगे, तो तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन का वैल्यू खत्म हो जाएगा। जब तक वो क्वेश्चन है तो समझ जाना, तुम उस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो सीखोगे। जो क्वेश्चन बन गया उससे तुम कुछ नहीं सीखते हो। जैसे ये क्वेश्चन बन गया ना, इससे तुम कुछ भी नहीं सीखे, क्योंकि ये तुमको खुद आता था। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो समझ जाना कि उस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ एक कंसेप्ट नया सीखोगे, और उसको वेस्ट मत करना। यानी जितना डाउट होगा तो समझ जाना कि उतना चीज सीखेंगे। अगर डाउट हो ही नहीं रहा है, तो या तो तुम पूरा सीख चुके हैं या कुछ भी नहीं सीख रहे। ठीक है, इसलिए डाउट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखता हूँ फिर, 5:30 की क्लास है।